बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज ऐवान सदर के अंदर एक अहम बैठक हुई है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई थी जो फ़लस्तीन के मामले के ऊपर थी, जिसमें तमाम सियासी अकाबरीन मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर शिरकत ना करने का फ़ैसला किया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं और हम वो आइनी तरमीम से बचने के लिए जो इस वक्त रुपोश हैं, इस वजह से हम इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत नहीं कर सकते। आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले एक बड़ी मुलाकात हुई जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे और उसमें किन निकात के ऊपर बातचीत हुई और उसका मंजरनामा क्या होगा, उससे आने वाले दिनों के अंदर आइनी तरमीम होने पे क्या असर पड़ेगा। आज की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें शहबाज शरीफ साहब ने मौक़िफ़ दोहराया पाकिस्तान का फ़लस्तीन के बारे में और ये कहा कि जितनी बर्बरियत इस वक्त फ़लस्तीन में जारी है, हम दो रियासती जो हल है उसको नहीं मानते, उसकी करारदाद को नहीं मानते और हम ये मानते हैं कि फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक जो हैं वो इस वक्त इसराइल के हाथों मगलूब हैं और उस पर पूरी मुस्लिम उम्मा को आवाज़ उठानी चाहिए। हमें अपनी तमाम तर कुदरतें जो हैं उनको एक तरफ रख के इस मामले के ऊपर पाकिस्तान के तमाम सियासी अकाबरीन जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़लस्तीन की हिमायत जारी व सारी रहेगी। इसमें जमात इस्लामी भी मौजूद थी, ANP, BNP, तमाम जमातें मौजूद थी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन आज के दिन दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया था, उसको आज मुलतवी कर दिया गया। वजह ये हुई APC, लेकिन क्या इस ज़मन के अंदर उनकी नंबर गेम पूरी है और क्या वो अपने नंबर पूरे कर लेंगे। आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को राम कर लिया गया या मौलाना ने अपनी कुछ तदाबीर उनके सामने रखी हैं। एक तरफ जो वकला हैं उन्होंने आज पूरे पाकिस्तान से वकला को बुलाकर कन्वेंशन किया जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जो जुडिशल पैकेज है हम कुली तौर पे उसे मुस्तरद करते हैं। हम उन 6 जजेस के साथ हैं जिन्होंने खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखे थे। उन्होंने कहा जी आइन की बहाली जमहूरियत के साथ हम उन तमाम लोगों के साथ हैं, उन तमाम जजेस के साथ हैं जो इस्लाहात चाहते हैं और हम हुकूमती इस इकदाम को मुस्तरद करते हैं जो हुकूमत उठाने जा रही है और अगर हुकूमत ये इकदाम उठाएगी तो हम फिर मुल्कगीर तहरीक का ऐलान करेंगे जिसमें तमाम बार शामिल होंगी। उन्होंने इशारा मुल्कगीर तहरीक का दे दिया है। अब डेवलपमेंट्स क्या होंगी, क्या पैचअप हो जाएगा, क्या एक मेज़ पे सब आ जाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने आज ये कहा है कि तमाम सियासी क़यादतें जो हैं उन्हें एक मेज़ पे बैठना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। क्या वो इस तरफ को बढ़ रहे हैं कि जिसमें टेबल टॉक हो सके। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज हमला है, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें शिरकत को ना लेके बहुत बातें की जा रही हैं कि इस पर शिरकत ज़रूर करनी चाहिए थी, चाहे वो किसी भी शख्स से करवा ली जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर बिल्कुल आज तहरीक इंसाफ को इसमें चाहे किसी अपने सबसे छोटे कारकुन को भेजते, सबसे तगड़े कारकुन को भेजते, चाहे किसी ऐसे शख्स को भेजते जो MNA नहीं है, MNA की प्रॉब्लम थी ना, उनको लाजमी करनी चाहिए थी। सियासी इख्तलाफात आपके होते रहते हैं, सियासी इख्तलाफात होने भी चाहिए, नज़रियाती इख्तलाफात भी होने चाहिए, लेकिन इस वक्त फ़लस्तीन के मामले पर, लबनान के मामले पर जो है वो सबको एक होना होगा। बात यह है कि खाली कॉन्फ्रेंस तक नहीं, बल्कि आज कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर ये एक फ़िक्रा होता, देखिए मैंने एक तो बड़ी क्लियर कि तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था। अगर आज इस अलामिया में एक ऐलान और हो जाता, हुकूमत मौजूद थी या सर तमाम सियासी जमातें मौजूद थीं, चारों सूबों से वहाँ पे लोग मौजूद थे, अगर आज ये ऐलान हो जाता कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और आज से पाकिस्तान के अंदर एक भी इसराइल की मसनूआत नहीं बिकेगी, आज से पाकिस्तान के अंदर इसराइल की एक भी मसनूआत जो है उसकी ना सिर्फ ख़रीदो फरोख्त बंद होगी बल्कि जो जितनी है उन्हें तलफ़ कर दिया जाएगा। आज अगर ये ऐलान होता तो हम कम अज़ कम ये कह सकते कि हमने एक अखलाकी जवाज़ और अखलाकियात में सबसे आगे हम चले गए हैं। ये जो बयान है, ये जो हम बयान देंगे कि जनाब पाकिस्तान की सारी कौम यक ज़ुबान एक है, क्या इससे इसराइल अपने मज़मूम अज़ाइम से पीछे हट जाएगा? जिसने इंटरनेशनल कोर्ट की बात नहीं मानी, आलमी अदालत की बात नहीं मानी, इक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं मानी, OIC की बात नहीं मानी, जिसने दुनिया भर में होने वाले बड़े बड़े एहतजाज
जो पाकिस्तान के अंदर होने वाले भी एहतजाजों से बने हैं, जो जेन्युइन मिलियन मार्च हैं, जिन्होंने उस पर असर नहीं लिया, तो आप क्या समझते हैं इससे असर ले लेगा? मैं तो आज ये तवक्को रख रहा था, जितनी मुझे खुशी थी कि सारे बैठ गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है ये बैठ गए हैं। मैं तो आज ये तवक्को रख रहा था कि आज ऐलान होगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने हर उस मसनूआत का बाइकाट कर दिया है जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता इसराइल से तल्लक है। हर उस चीज़ का बाइकाट कर दिया है जिसका तल्लक इसराइल से बिल वास्ता या बिला वास्ता है। फिर तो मैं कहता यार ये तो कमाल हो गया, ये होना चाहिए था, इस पर खामोशी नहीं रहनी चाहिए थी, इस पर एक चीज बाकायदा आज मैं तो इस क्योंकि और इसी हुकूमत ने एक जमात के साथ ये साइन भी किया हुआ है, एक जमात के साथ ये लिख कर भी दिया हुआ है, एक जमात के साथ मुआहदे में ये तहरीर भी किया हुआ है। तो फिर क्यों नहीं? शायद माजरत से इसलिए नहीं कि हमें अपने मुल्क की चीज़ें अच्छी लगती नहीं, हमने करना ही वो होता है। आप ज़रा गौर करें ना, आज वहाँ पर मशरूबात कौन से थे, सब इतना गौर कर ले। मैं तो फिर कहूँगा कि एक तरफ चीज़ बहुत अच्छी थी कि सब इकट्ठे हुए, लेकिन इसका पैगाम जो है ना, इसका पैगाम एक ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए भी कि पता चले। अगर आप 25, 30, 40, 50 लोग बैठ के करारदाद बना के अलामिया जारी कर देंगे, लेकिन उस अलामिया का अगर आप कहें कि इसराइल को कोई फ़र्क पड़ता, नहीं यार, इसराइल को फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तो पता चले कि हम आ गए हैं मैदान में, भाई हम आ गए हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की, जो हाफिज नईम ने बात की, जो वहाँ पर खालिद मकसी ने बात की, खुदा की कसम वही बात है। जो अब्दुल अलीम खान ने बात की वो बात है। आज हमारे पास वक्त है, कल वक्त नहीं होगा। क्या रोज़े महशर जाके जवाब देंगे? क्या रोज़े महशर जाके कहेंगे कि हम इक़्तिदार में थे, हम अपोजिशन में थे, हम आवाज़ उठा सकते थे, हम लोगों को, सोए हुए लोगों को जगा सकते थे, लेकिन हमने एक ठंडे कमरे में बैठ के कॉन्फ्रेंस कर ली, हमने एक अलामिया जारी कर दिया, हमने ना किसी चीज़ का बाइकआउट किया, ना कोई ऐसा काम किया, बल्कि हमने वाज़े सिर्फ एक पैगाम दे के उसके बाद ख़त्म। बस यही चीज़ है। नहीं यार सर नहीं। सोचें कभी कि आप एक चीज को सोचें ना, जितना उस पर प्रेशर पड़ता है उससे ज्यादा वो बमबारी करता है। नहीं कर रहा वो ऐसे, क्या नजर नहीं आ रहा? यहां तो है। फिर आज के एलामिये के बाद इसराइल को पता हो कि एक दुनिया की ताकतवर तरीन एटमी कुव्वत जो है, एक मुसलमानों का जो बेहतरीन घर है, जहां पर मुसलमानों की नजरें हैं, जिससे मुसलमानों को उम्मीदें वाबस्ता हैं, उस घर से आवाज उठी है, उस मुल्क से आवाज उठी है, और पता चले कि इसराइल जो है अब वो डर गया। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको पता है 6 हमले हुए, उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमले हुए। तो फिर हमलों का जवाब कॉन्फ्रेंसों से नहीं होता, हमलों का जवाब फिर जो इस्लाम में हुक्म है, जो इस्लाम हमें जिस चीज़ की तबलीग कर देता है, इस्लाम में जिस चीज़ का हमें हुक्म मिला है, फिर उससे होता है यासर साहब, फिर वो होता है। लेकिन इनको हमसे, इनकी सोच हमसे बहुत बेहतर हो, ये हमसे बहुत बेहतर सोचते हो। आज चूँकि मेरी तबीयत भी कोई ऐसी इजाज़त नहीं दे रही, नहीं तो मेरा तो दिल करता था इस पर बड़ा ऊंची ऊंची चीखूं, चिल्लाऊं। शायद हमारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उन मासूम लोगों की आवाज़ें बनकर किसी के कान में पड़ जाएं। शायद ये अपने अलामिये को तब्दील कर ले, शायद ये यहाँ पर सोचें कि नहीं, हमने ये करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने अब मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना है, हमने फलां काम करना है, हमने मज़लूमों का बदला लेना है, हमने अपनी ताकत दिखानी है, हमने आलम इस्लाम की सबसे बड़ी कुव्वत होने का सबूत देना है, हमने इधर उधर नहीं देखना, हमने ये नहीं कहना फलां मुल्क अपना रोल। मुझे एक बात आज कहा गया, ईरान और सऊदी अरब अपना रोल अदा करें, यही कहा गया। हम क्यों नहीं रोल अदा कर सकते? क्या हमारे पास ताकत नहीं है? क्या हम एक कुव्वत नहीं है? क्या हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? आप एक दफा कह के तो देखे, पता नहीं समझ से बाहर है। मैंने वो सारी ये कॉन्फ्रेंस आज सुनी है, एक एक लफ्ज हरफ बा हरफ सुना है।
और मैं तो इसलिए अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, ये बोल कर चीख कर चला कर, आप भी बोल कर चीख कर चला कर अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं कि रोज़े महशर दरबार में जब हम हाजिर होंगे ना, तो हम कह सकें जो हमारा काम था हमने किया है। तो यासर, बहुत से लोगों को खुशफहमी होगी, मुझे तो उस दिन होगी जब किसी इलामिया में ये बात आएगी कि जनाब हमने इसकी हर चीज़ का बाइकआउट कर दिया है। सही। पाकिस्तान के अंदर आज के बाद ना इसराइल की ना उसके सपोर्ट करने वालों की किसी की कोई मसनूआत नहीं होगी। फिर किसी को पता तो चले ना किसी जगह से। फिर जवाब तो आप बबांगे दोहल इसी तरीके से दे सकते हैं। राना साहब, इस APC से पहले जो मुलाकात हुई जिसमें पुरानी PDM की हमें एक तस्वीर देखने को मिली, क्या समझते हैं कि क्या बातचीत हुई है और क्या नताइज निकलेंगे उसके? मौलाना साहब को जो मनाने की पूरी कोशिश की गई है, मौलाना साहब को राज़ी करने की पूरी कोशिश की गई है, और ये एक तासर नहीं है बल्कि मेरे पास जो हकीकी खबर है उसके मुताबिक कि मौलाना साहब को कुछ ऑफ़र्स भी की गई हैं, और मियाँ साहब का तस्वीर में देख रहे हैं मौलाना साहब से मुखातिब है, और उन्हें कहा गया कि हम और आप पुराने साथी हैं, तो पुराने साथी जो होते हैं वो हर बुरे वक्त में काम आते हैं। तो जिसके जवाब में हंसते हुए कहा कि बिल्कुल हम पुराने साथी हैं, लेकिन ये पुराने साथी इलेक्शन में क्यों नहीं याद आते। ये लफ्ज़ मैं लफ्ज़ टू लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ जो कोट किए गए हैं किसी ज़राए से। कहेंगे जी फिर इलेक्शन में वो चीज़ें क्यों नहीं याद आती। फ़िलहाल 5 ऑफ़र्स रखी गई हैं, 5 ऑफ़र्स हैं। तो मौलाना साहब फ़िलहाल तो राज़ी नहीं है। मौलाना साहब पंजाबी में हम कहते ना इन्होंने घेरे च नहीं आए, इन्होंने चक्कर च नहीं आए। देखें ना, कभी ऐसा हुआ था जो हो रहा है। फ़लस्तीन की एक बात थी, लेकिन अब तो वो कहते हैं जी सियासत इतनी सब चली है कि सियासत पे भी बात हुई। वो सियासत ही तो करण गए सा सी और करण की गए सा। अगर फ़लस्तीन की बात होती तो यासर साहब अलामिये में मुझे वो चीज़ें नज़र आती जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? क्या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? इसराइल कम से कम पाकिस्तान से उसकी मसनूआत तो ख़त्म कर दें। और यार इतना नुकसान हमने उठाया, थोड़ा सा नुकसान इसलिए भी उठा लेंगे और इससे रब राज़ी हो जाएगा, इससे रब का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे, और शायद इसी वजह से हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाए, हमारे सारे मामला सीधे हो जाए। और इस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, जो पाकिस्तान की शान है, इस पर भी इस्लामाबाद के अंदर फ़लस्तीन का परचम लगना चाहिए। इस पर भी फ़लस्तीन के लिए इन सब को राज़ी करना चाहिए। इस पर भी ये कहना चाहिए कि जुल्म तो जुल्म है ना, चाहे किसी मुल्क में भी हो रहा हो। किसी और मुल्क में ऐसा, किसी और मज़हब के साथ ऐसा हो रहा होता तो आप देखते कि चीखो पुकार होती, आप देखते कि इंतहा हो गई, आप देखते कि मामला किसी और तरफ चला गया। लेकिन हम वहाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये तो यासर सारा कुछ है। अच्छा राना साहब, जहाँ पे देखा जाए नंबर गेम के हवाले से आदिल बाज़ई, उनका तो रेफरेंस जो भिजवाया गया था वो तो मंजूर हो गया। अब एक और रेफरेंस यार ये बैरिस्टर गौहर का भी भिजवाएंगे, मंजूर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ आपको। ये बैरिस्टर गौहर का भी भिजवाएंगे तो मंजूर हो जाएगा। पता भी होगा बैरिस्टर गौहर जो है दूसरी जमात का जो है चेयरमैन है, इसलिए कि यार उसने इन्होंने भेजने उधर तो साइन हुए पड़े हैं कि आया साइन करो कटो बाहर। यार मुझे एक बात बता दें, वो बलोचिस्तान का एक MNA है, क्या उसने इनके मुखालिफ वोट डाल दिए? बड़ी बहस हुई थी ना कि सजा किस बात की आप दे रही है, यही सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी ना। क्या उसने इनके खिलाफ वोट दे दिए? पता है ना मुझे। फिर उसके खिलाफ रेफरेंस जो भेजा गया है उसको किस चीज की सजा दे रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि किसी भी आईनी तरमीम पर राय लेनी चाहिए, यही कायरा साहब ने कहा था ना, इसका इख्तियार होना चाहिए। और यही बात मेरे चीफ जस्टिस साहब भी कहते हैं कि नहीं तो ऐसे तो वज़ीर आज़म ताहयात रहेगा कोई भी, यही कहते हैं ना। तो फिर रेफरेंस किस बात से भेजिए? अगर वो कहता मैंने आपको वोट नहीं देना, अभी तो वोट नहीं ना हुए, अभी तो वोटिंग नहीं हुई ना, तो जब वोटिंग होगी तो फिर उस वक्त बात कीजिएगा ना। लेकिन उसका मंजूर भी हो गया।
मैं तो क्या कि जनाब ताड़ा मेरा भी भेजना सी भावें मैंने नाम ही होई है अभी साडा भी मंजूर होई ने। अभी एक और दिया ना NH4 सवात से उनका भिजवाया गया है जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। मौक़िफ़ ये अपनाया कि वहाँ से किसी ने रेफरेंस भिजवाया स्पीकर को और बताया कि ये डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल थे और इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अपने कागजात जमा करवाए हैं वहाँ पे इस बात को जाहिर नहीं किया और फिर इस बुनियाद के ऊपर उनका रेफरेंस भिजवाया है कि वो 2 साल तक इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हो सकते, तो इन्होंने इलेक्शन लड़ाया और जीत गए हैं तो इनको नाअहल करवाया जाए, वो भी भिजवा दिया गया। ओके हो गया। वो मुझे बताएं कितने साल हो गए इलेक्शन हुए हुए, कितनी देर हो गई? इलेक्शन हुए फरवरी के बाद से अब तक 8 माह हो गए। 8 माह गई। आज के दिन तक तो रिटर्निंग अफसर था, जो वहाँ पे रिटर्निंग अफसर था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, क्या उसको नहीं भेजा जा सकता था? और कानून और आइन के मुताबिक इसको तो पहले जाना चाहिए उस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, ऐसा ही है ना? जहाँ तक मेरी नाकस सी है इंफॉर्मेशन, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे। अब मैं उठ जाता हूँ, यार एक आम शहरी हूँ, मैं उठ के एप्लीकेशन दे देता हूँ कि जनाब फ़लाँ बंदा जो है उसने इसकी ये चीज़ पूरी नहीं हुई और इसको फ़लाँ कर दिया जाए। उस पर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर तो सारा कुछ होगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तो इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तो इलेक्शन कमीशन किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और आम शहरी की दरखास्त इंज वसूल करते रहे जिमें खाला का पुत्र होता है। पता नहीं यासर साहब ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, मेरी समझ से बाहर है यार। खुदा का वास्ता यार कुछ तो होश के नाखुल लें यार, कुछ तो सोचें। अगर आपने फैसला कर लिया है कि इस जमहूरी निज़ाम को इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दे रहे और जो नहीं मानता उसे गिरा देना है, चले मान ले KPK के उस बंदे को आप नाहल कर देंगे, ओके हो गया, फिर इलेक्शन ही करवाएंगे ना। तो KPK में कौन सी आपने दूध की नहरें बहा दी हैं इस वफाकी हुकूमत ने कि वहां पे ये जीत जाएंगे? क्या करेंगे? कल ये भेज देते हैं जनाब अली अमीन गंडापुर का, फिर परसों ये भेज देते हैं असद कैसर का, फिर उसके अगले दिन भेज देते हैं जनाब वहीं से शेर अफजल मारवत का, फिर कहते हैं जनाब नाना गुलनारक उसको भेज देते हैं, फिर कहते हैं जनाब फलाने का उसका भी भेज देते हैं। वो क्या करेंगे यार? गलियां होइयन सोनिया तो कल्ला ही यार फिरे भेज दो सबको यार, उसको लाए सबको एक ट्रक में डाल के उन्हें कहेंगे ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है और इलेक्शन कमीशन गिनती करे उनकी। निकले बाहर मोहम्मद फलाम निकले जी, ना यासर रशीद बाहर निकले, राना अजीम बाहर निकले, फलाना बंदा बाहर निकले, नहर 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 वो एक लहा दो उन्होंने करके फिर नवे इलेक्शन करा दो। क्या होगा यार? नए इलेक्शन फिर ये जीत जाएंगे। लगता है फार्म 47 को पे 15-20 थी। अच्छा इजाफी पड़े वहाँ? हाँ मन लगता बच गए सन। अच्छा पता नहीं क्या यार, ये मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ हम सब बात करते हैं इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी और इस मुल्क के अंदर अमन हो, लेकिन अमन हो या ना हो, इन्होंने मुल्क का जो बेड़ा गर्क करना है ना इस तरह की आपस की लड़ाइयों से, वो करके रहेंगे। वो उससे और कोई भी चीज़ जो है ना वो मुझे महफूज नज़र नहीं आती यासर साहब। बल्कि इन्हें इतला दें कोई 40-50 और जो है, बल्कि जितने लोग पकड़े जाते हैं ना किसी भी केस में वो सब नहल कर दे, ताकि मियाँ साहब के साथ को 50-60 तो होना ऐसा कहने वाले कि मुझे क्यों निकाला। आप एक तरफ कहते हैं कि मियाँ साहब का कसूर ये क्या कामा, यही कहते हैं ना। मुझे बताएं एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कामा बनाने की? जी वज़ीर आज़म है मुल्क का, किसी और मुल्क की है वो शहरियत, अकामा शहरियत ही है ना, या वहाँ की नौकरी है ना, क्या ज़रूरत है भाई? उन्हें पता है ना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का बाद में क्या होता है, तो इसलिए उन्होंने वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम बना के रखा। उस पर तो आपने उसका सारा कुछ माफ़ कर दिया, सारा कुछ ठीक कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, जब भाई अगर उसकी 2 साल मुद्दत ख़त्म नहीं हुई थी तो मुझे सिर्फ बता दें कि उस वक्त जब वो इलेक्शन ला रहा था तो उस शहरी को उस वक्त पता नहीं था, उस वक्त रिटर्निंग अफसर को एप्लीकेशन नहीं गई थी। जो मध्य मुकाबला है उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला होता है तो उसको भी पता नहीं था। यहाँ पर तो तरीके बदाइश और दाई के नाम को भी पता होता है, डॉक्टर के क्लिनिक का भी पता होता है, यहाँ पे तो मिठाई किस दुकान से आई उसका भी पता होता है, यहाँ पे तो किसी ने कितने पैसे दिए उसका भी पता होता है। जिसका चिट्ठा किटा खोन उसको इलेक्शन में खड़ा कर दो, ऐसे ही है बस। गलियां होइयन सोनिया, थोड़ी सी देर हो गई पता लगाने में।
नहीं देर हो गई फिर कितों ने मरीज हो गए ने मुखालफ ने ये देर सारी होनी है जो आईनी तरमीम आनी है सारा कुछ उदों ही होना है। अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा? नंबर उनके कम करके इन्हें क्या फ़ायदा होगा? ये इन्हें तस्कीन पहुँचती है। अच्छा वैसे ही ठंड पैनी इन्होंने ठंडा पैंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ बाद चो इन्होंने गले पैंदियां ने जिस तरह अज मेरे गले पई है हुणे थोड़ी देर तो तकलीफ घंटे की पई है। तू भी जान के यासर साहब तुम भी जान के यहो जी गल कर देंगे कि मैं क्या सोच के आया था कि नहीं बोलना खुदा दी कसम बड़ी तकलीफ है लेकिन तुम जान के ना जी गल्लां करते हो कि मेरे अंदरों गुस्सा निकले। चलें कुछ थोड़े से सांसों की तवक्कुफ के लिए हम एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, आइनी तरमीम, वकला तहरीक और मौलाना का मान जाना, ये वो सवालात हैं जिसके ऊपर आइंदा का मुस्तकबिल जो है वो रिलाय करता है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में अगर आइनी तरामीम के अंदर कुछ तब्दीलियां की गई हैं तो किसके मौक़िफ़ की तायीद है या किसके मौक़िफ़ की तरदीद है? मौलाना की आज होने वाली मुलाकात से आउटकम क्या निकलेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ज़िमन के अंदर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मौलाना से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? और फिर आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई तहरीक चलती है तो वो किन जमातों की होगी? यक जमाती तहरीक होगी या सह जमाती तहरीक भी हो सकती है कि जिसमें जमात इस्लामी को भी साथ ले लिया जाए। लेकिन आज के इवेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शामिल ना होना, उसके ऊपर एक सवालिया निशान है और बहुत सारे लोग उस पर बात करते भी दिखाई देते हैं। इसी बारे में उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे कि किन वजूहात के बायस फ़लस्तीन के मौक़िफ़ के ऊपर APC में शिरकत ना कर सके और जो मेन टियर लीडरशिप है अगर वो मंजर आम से गायब है तो किन हक़ाइक़ की वजह से और प्रेशर कितना है आइनी तरमीम की वजह से। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख वकास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आज APC थी, चलें आप मुंतखब नुमाइंदे ना भेजते, मेंबर ना भेजते, आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई ना कोई एक रहनुमा तो चला जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चले फ़लस्तीन के मामले पे नुमाइंदगी हो जाती PTI की। देखें, पहली बात तो ये है कि जो लोग हमें पिछले 2 दिनों से दहशतगर्द कह रहे हैं कि ये जमात नहीं है, ये दहशतगर्द है, ये इंतशारी है, जब ये हमें ऐवान सदर से ऑफिशियल दावतनामा हमारी पार्टी के चेयरमैन को भेजते हैं तो एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि ये कहते क्या है और करते क्या है और बेसिकली हकीकत क्या है। मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला किया गया चेयरमैन की तरफ से APC को ना अटेंड करने का, वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि हमारा मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। जिस वक्त पिछले हफ्ते हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे पास आए और उन्होंने हफ्ता जो गज़ा के हवाले से मनाने का जिक्र किया और 7 की प्रोटेस्ट का जिक्र किया, हमने बाहर निकल के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फ़लस्तीन के मौक़िफ़ पे उनकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया। और कल रात हमने अपने तमाम वर्कर्स को ये कहा कि पाकिस्तान के हर हिस्से में जहां जमात इस्लामी फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज करेगी, हम उसकी तौसीक करते हैं और हम उसमें शामिल होंगे। और बहुत सी जगहों पे जहां जहां मुमकिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए निकल के उस एहतजाज में शामिल होना, वो शामिल हुए। ये जो एक ड्रामा APC फ़लस्तीन के हवाले से रचाया गया है, हम इसमें इसलिए शामिल होना हमने मुनासिब नहीं समझा कि जो हुकूमत फ़लस्तीन के एहतजाज के हवाले से लोगों को डी चौक से गिरफ्तार करती है, एक सेनेटर को गिरफ्तार करती है, FIRs देती है, उनके झंडे छीनती है, उसकी बीवी को अरेस्ट करती है, तो ये है इनका असल चेहरा। और वो जो एक ड्रामा है, मतलब प्रैक्टिकली मैंने अभी 2-3 जो एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन अफेयर्स के, मैंने उनको सुना, दे आर टोटली आइसोलेटेड। इनकी प्रैक्टिकल कोई फॉरेन ऑफिस की फॉरेन पॉलिसी नहीं है फ़लस्तीन के हवाले से। क्या इनकी इनपुट है? मतलब अपने घर में बैठ के ये पार्टी लीडर्स को बुला के बाहर ये सड़कों पे फ़लस्तीनियों के हक में बात करने वालों को गिरफ्तार करते हैं, अंदर ये सिर्फ लोगों को सिर्फ इस दौरान जिस वक्त एहतजाज हो रहा है उस एहतजाज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ड्रामा करने की कोशिश करते हैं। हमने कल रात ही ऐलान कर दिया था तौसीक का, जो हमने हफ्ता पहले हिमायत पाकिस्तान जमात इस्लामी की थी। हम फ़लस्तीनियों के शेख वकास अकरम साहब, आइनी तरमीम आपकी इत्तला के मुताबिक कब ये लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके कितने अरकान असम्बली हैं जिनसे आपका राब्ता नहीं हो रहा? क्योंकि इनका दावा है कि इन हुकूमत का दावा है कि 9 का हिस्सा हमारे पास है जो हमने PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इनके लोगों को हम ये झूठ बोलते हैं।
ये फ्रॉडिये झूठ बोलते हैं। 9 सीटें तो इन्होंने उस रात भी खाली रखी थी जब 3 रात इन्होंने बंदों को जगाए रखा पार्लियामेंट के अंदर, आपको याद होगा, और इनसे नंबर पूरा नहीं हो रहा था। मेरे भाई, अगर इनके पास नंबर पूरा होता तो आईनी तरमीम पास हो गई होती। क्योंकि आईनी तरमीम पास नहीं हो रही, इजलास नहीं बुलाया जा रहा, इनके पास मेंबर पूरे नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारे मेंबर पूरे हैं, हमारा सबसे राब्ता है। और इसका यह मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी अभी आराम नहीं कर सकते, ना कर सके हैं अभी तक। सो फार हमारी इतला ये है कि ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग एंड स्टेइंग वेरी स्ट्रांग। अच्छा शेख वकास साहब, अगर आपके नंबर पूरे हैं और कोई बंदा नहीं टूट रहा तो फिर ये हिफ्ज़े मा तक़द्दुम रूपोशी क्यों ना हो सर? जब हमें आईनी तरमीम के हवाले से जो है नकाब पोशों के थ्रू पार्लियामेंट के अंधेरे से जो है वो अंधेरे में उठा लिया जाता है। हमारे 5-6 बंदे जब इन्होंने 9 सीटें खाली छोड़ी थी, उस वक्त भी पंजाब हाउस में जबरदस्ती रखे गए थे। एक MNA की बीवी और बेटी को उठाया गया है, 2 MNAs के भाइयों को उठाया गया है। उनको रुपोश ना करें, उनको सेफ ना करें। हमारे वर्कर्स ने, हमारे दोस्तों ने, आप मीडिया वालों ने, आप 2-3 हफ्ते पहले के प्रोग्राम उठा लें कि जी आप अपने MNAs को सेफ करें, आप अपने MNAs को प्रोटेक्ट करें। उनको सेफ करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको ग्राउंड अंडरग्राउंड करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी पार्टी की। तो कोई ऐसा नया काम नहीं हुआ पाकिस्तान में। जब हमें देखें, वो जिसको उठा के ले जाते हैं उसको टॉर्चर करेंगे, वो इंसान है ना जी, उसको ब्लैकमेल करेंगे, उसके कारोबार बंद करेंगे। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आज मेरी फैक्ट्रीज थी, मेरी फैमिली ओन्ड, उन तमाम फैक्ट्रीज को आज सील किया गया है। मेरे पेट्रोल स्टेशन से पहले 2 हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर से खुलवाए, कल 3 और बंद कर दिए गए, उनको सील कर दिया गया है। मेरे लोगों को पैगाम दिया गया है कि उन्हें कहा कि मुझसे राब्ता करें। मेरे जितने कारोबार, मेरी जितनी फैमिली ओन्ड बसेस, ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, कल परसों से एक शदीद किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। MNAs के रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को तंग किया जा रहा है, उनके दोस्तों को उठाया जा रहा है, उनके मुलाजमों को तंग किया जा रहा है, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं। तो शेख साहब, कुल मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना आपको कितने का पड़ा है? छो जी, जब बंदा मुल्क सुधारने वालों के साथ, मुल्क में तब्दीली लाने के साथ खड़ा होता है तो ये कीमतें नहीं देखी जाती हैं, ये कुर्बानियां और जज्बे देखे जाते हैं। अगर हर चीज भी चली जाए और पाकिस्तान के सुधार या तब्दीली में हमारा हिस्सा हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि ये कीमत भी कुछ ना होगी सर। शेख साहब, फिर हम ये समझे कि आईनी तरमीम 25 तक नहीं आ रही। बिल्कुल, मैं तो नहीं आनी चाहिए थी, हम तो उसकी पूरी तरीके से रुकावट करेंगे और कर रहे हैं जो हमसे हो सकता है। आप देखें, इतनी बड़े ह्यूज प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशंस, इतनी कुर्बानियां, इतना वर्कर गिरफ्तार कराया, और सारा चीफ मिनिस्टर जो है, आप ये देखेंगे KP के हाउस पे जो हमला, जो धावा, जो रेंजर्स, जो इस्लामाबाद पुलिस आई, वो भी तो इसी आईनी तरमीम को करवाने के लिए था ना। हमें ज़दोकोब करना, एक दूसरे सूबे के सामने वफाक का खड़े हो जाना, वफाक का सूबे पे हमला करना, ये सब किस लिए था? इसी आईनी तरमीम के लिए था। तो शेख साहब, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी इतला के मुताबिक इनके पास स्कोर पूरा नहीं है। मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि इनके अंदर से भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिलावल को नून लीग भी कामयाब देखना नहीं चाहती, नून लीग को बिलावल जो है पसंद नहीं है और बिलावल को नून लीग पसंद नहीं है, कोई ऐसा भी मामला चल रहा है। मैं तो सर देखे ना, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भुट्टो साहब 73 के आइन के वो थे और आज 73 के आइन की रूह भी कांप रही है कि किस तरीके से ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही तबाह करना चाहते हैं। और वो कौन कर रहा है? भुट्टो का नवासा कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसको कहा गया है कि भाई शहबाज शरीफ उसी डंप कर देंगे तो उसी वज़ीर आज़म बना देंगे। यही स्टोरी है ना सर, और कीजिए। तो आज मियां नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मिले, तो आपको क्या लगता है पुरानी कुर्बतें जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा? मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा हुआ होगा। और जल्द हम दोबारा मिल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से। मेरे ख्याल में जो नई मोहब्बतें हैं वो मौलाना के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होंगी। उसमें इज़्ज़त भी है और मौलाना तकड़े आदमी है। जितना प्रेशर मौलाना के ऊपर है, हमें अंदाज़ा है ये वही है जो उसको सस्टेन कर रहे हैं। अच्छा, आपने फैसला कर लिया कि आप ना किसी इजलास पे जाएंगे कौमी असम्बली के, ना सेनेट के, दोनों के, ना किसी कमेटियों में, या आपकी कोई ना कोई टीम जो है वो दोनों इजलासों में ज़रूर जाएगी ताकि चेक किया जा सके कि किसी बंदे का कोई मामला तो नहीं हो गया?
सर बाइकआउट जो है वो असद कैसर साहब ने उसका ऐलान किया था जिस वक्त केपीके हाउस के ऊपर अटैक हुआ और चीफ मिनिस्टर को जो है इन्होंने कंस्ट्रेंट किया विच अमाउंट्स टू किडनैपिंग। जो सारी कहानी हुई आपने चीफ मिनिस्टर की स्टोरी सुनी है। अच्छा, उसके बाद जो कैसर साहब थे जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब नहीं सामने नजर आ रहे थे, तो असद कैसर साहब ने वहां जाके पॉलिटिकल कमेटी के डिसीजन के मुताबिक ये बताया कि अगर आपका ये मामला इसी तरह रहेगा तो हम बिल्कुल बाइकआउट करेंगे और किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑन दी अदर हैंड हमने पहले यही डिसीजन लिया हुआ है कि कुछ ना कुछ लोग जो है मेन लीडरशिप वो जरूर वहां पे हाजिर होगी और बाकी लोग नहीं होंगे, क्योंकि उनको हम वी डोंट वांट टू गिव देम द अकाउंट। अच्छा, चीफ मिनिस्टर की जो गुफ्तगू थी कल, उनके इंकशाफ के बाद वो किडनैपिंग और अरेस्ट वाले मौक़िफ़ से पीछे हट गए? नहीं, क्यों? किडनैपिंग के मौक़िफ़ से कैसे? जिन लोगों ने लॉ पढ़ा है, देखें जैसे ही उन्होंने वहां पे बताया, उन्होंने यही बताया ना कि वो खान साहब के हुक्म पे डी चौक पे पहुंचे, वहां पहुंचे जहां कहा जाता था कि चिड़िया पर नहीं मार सकेगी, वो अपने हजारों लोगों के साथ वहां पे पहुंच गए। और जिस वक्त वो वहां पे केपीके हाउस गए, ऑब्वियसली केपीके हाउस इज हिज रेजिडेंस, इट वाज ओनली फ्यू मिनट्स अवे, और वो फ्रेश होने के लिए वहां पे गए। तो चीफ मिनिस्टर जब कंस्ट्रेंट उसको कर दिया जाता है तो लीगल लैंग्वेज में कंस्ट्रेंट अमाउंट्स टू किडनैपिंग, वो अगवा है। आप किसी भी लीगल उससे आप मशवरा कर लें, आप किसी जज के पास चले जाएं तो वो अगवा ही गिना जाता है। और जब तक वो सामने नहीं आए हम तो यही समझते रहे ना कि वो अगवा है, और उसका अपने कायद से वादा था कि पहुंचना है। वो डी चौक पहुंचा, उसने वादा पूरा किया। जो कहते थे कि चिड़ी पर नहीं मार सकती, वहां पे आके हजारों कारकुन बैठे पीटीआई के, और उसके बाद की स्टोरी वो भी इनकी वजह से थी। इन्होंने उसको कंस्ट्रेंट किया, इन्होंने उसको मजबूर शेख साहब 1% लगा लें आप, 1%। अगर आईनी तरमीम पेश की जाती है और आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है, अगर 1% मैं कह रहा हूँ, फिर आपकी जमात का लाया अमल क्या होगा? सर हमारी जमात तो तहरीक में है, हमारी जमात तो रजिस्ट कर रही है, हमारी जमात तो एट्रोसिटीज का, आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया ना, ये तो हमारे साथ इस वक्त हुकूमत वक्त फस्ताई हुकूमत वो ट्रीटमेंट कर रही है जो इसराइली फ़लस्तीनियों के साथ कर, हमारे साथ भी यही कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ अव्वल तो अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, खैर का गुमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि जैसा गुमान रखोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो हमारी पूरी एफर्ट है कि ये ना हो। लेट्स अज्यूमिंगली 1% आप कहते हैं तो सर the resistance ਜਿਹੜੀ है that must go on, the fight must go on, people will keep standing, keep coming out, बार आएंगे, बारहा आएंगे, तो आप मारें, आप पकड़ें, आप जेलों में डालें, तो वो आएंगे, वो लड़ते रहेंगे जब तक एक आदमी भी इमरान खान का चाहने वाला बैठा हुआ है, तो वो आते जाते रहेंगे सर, वो अपना पार्ट प्ले करते रहेंगे, वो खामोशी से नहीं बैठे। इट्स नॉट वो कहते हैं कि it's better to light a candle than keep cursing the dark, so we'll keep lighting the candles. अच्छा सर, वो जो NHR से सुहेल सुल्तान साहब, उनके खिलाफ एक रेफरेंस स्पीकर साहब को पहुंचा है कि ये डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल थे और 2 साल के अंदर ये इलेक्शन भी लड़ रहे और जीत गए, इनको नाअहल करवाया जाए, इस बारे PTI का मौक़िफ़ क्या? मौक़िफ़ ये है कि उसके पास कोई इख्तियार कोई नहीं है स्पीकर के पास को किसी को नाअहल करवा सके। ये जस्ट अ पोस्ट ऑफिस से कोई चीज़ भेजेंगे तो वो लेटर लिख के वो आगे ही भेज सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये नॉनसेंस वो है, इसलिए कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा हम उस वक्त भी ज़ेर अताब थे। ये सारे जो फस्तायत थी वो हमारे PDM की हुकूमत थी। आप देखें हमारे साथ क्या हो रहा था, चीफ मिनिस्टर कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, वहाँ पे एक टाइम होता है एतराज़ करने का, और उसके बाद कोर्ट्स मौजूद है। नॉनसेंस बात है। मेरी सुहेल सुल्तान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जी जब ये कुछ चीज़ मटेरियलाइज हो जाएगी तो फिर हम अपना जवाब देंगे, एंड वो उन्होंने इस इल्ज़ाम को रद्द किया है। अब आगे कब तक आप कोई बड़ा फैसला आपकी जमात की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस के बाद आईनी तरमीम आने के मौके पर, या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वकला तहरीक और आप इकट्ठे को मूव चलाएं? सर आपने देखा कि आज वकला का कितना बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का कन्वेंशन हुआ है, टर्न आउट क्या था, और स्पीचेस आपने सुनी होंगी, सेंटिमेंट सुने होंगे। ये तहरीकें आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज के आप वो देख लेना, इफ्तिखार चौधरी साहब के अगेंस्ट जो हुआ था, मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और लोग उसमें शामिल होते रहते हैं।
ये जो एहतजाज होते हैं इनमें ऐसे ही होता है, कई दिन अच्छे कई दिन बुरे। आपको याद होगा जब खान साहब का धरना था तो कई दफ़ा ऐसे होता था कि धरने में बिल्कुल हाजिरी कम हो जाती थी और फिर हाजिरी ज़्यादा हो जाती थी। वहाँ भी उस वक्त वो जो हमारे दोस्त एंकर कई हमें पसंद नहीं करते थे, वो जिस दिन हाजिरी घट होती थी उस दिन हमारी ईद हो जाती थी। तो एक आदमी अली अमीन खान जो है वो हजार बंदे लेके कई घंटों की मसाफत और जबर जुल्म और शेलिंग बर्दाश्त करके मोबिलाइजेशन करके यहाँ पहुंचा। उसने कहा कि भाई मैं आ गया हूँ, खान का वादा था, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, काम कर ये देखोगे तुसी। अब वो उसको क्या टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोगों की तवज्जो हट जाए। लोगों की तवज्जो नहीं हटती, आप किसी भी पार्टी की लीडरशिप को इस तरह डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। हमारे लोगों पे तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन इस वक्त हो रहा है, बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है। चीजें रीग्रुप जल्दी हो जाएंगी, फौरी हो जाएंगी। अभी भी आज भी इन्होंने पकड़े हैं वहां से बंदे हमारे ये डी चौक की तरफ जाते हुए, तो तुसी इतना ही मार कुट कर ली, बंदे फिर भी आ रहे हैं ना, डेली आ रहे हैं ना। एहतजाज तो कॉल ऑफ नहीं किया ना। मैं कहता हूँ 10 बंदे भी डेली आ रहे हैं, 100 बंदे भी डेली आ रहे हैं, 1000 बंदे भी आ रहे हैं ना। थोड़ी गिदड़ भक्की तो कोई पीछे रुकिया तो नहीं है। तो इंसान बनो यार, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एहतजाज करना, लोगों को करने दो। क्या किला बना दिया इस्लामाबाद को तुम लोगों ने कंटेनर्स, लोगों के पास आईनी हुकूक है, उन्हीं आईनी हुकूक का इस्तेमाल करने देना चाहिए। और फिर ये इतने जबर के बावजूद भी अगर लोगों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं तो समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब इस हवाले से अपना वली नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के जिसमें आज एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो एक मेज़ पर बैठ के बात कर सकती हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो या बैनुल अक़वामी सतह का मसला, एक आवाज़ बुलंद हो सकती है। लेकिन आज के इस मंजरनामे में जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है, कुछ देर पहले शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे थे कि एक तरफ वो हमें दहशतगर्द जमात कहते हैं, फिर हमारे बानी को वो इन्विटेशन भी भेजते हैं। अगर यही उनकी इंटेंशन थी तो क्यों इससे पहले हम जमात इस्लामी के साथ खड़े होकर फ़लस्तीन और इजराइल के मौक़िफ़ के ऊपर अपनी वाज़े जो है वो गाइडलाइन दे चुके हुए हैं, अपना नैरेटिव बयान कर चुके हुए हैं। तो इस मामले को लेके आने वाले दिनों के अंदर अगर टेबल टॉक होती है तो किस समत को जाएगी? आज मौलाना के साथ होने वाली मुलाकात के नताइज क्या निकलेंगे? आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम किस हद तक पूरी हो चुकी है? पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को आगे लेके जाने में जो चैलेंजेस दरपेश हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब आपका भी मशकूर हूँ। शेख साहब आपसे सवाल तो राना साहब करते हैं, लेकिन राना साहब अभी कुछ देर पहले उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई है, मजबूरन उन्हें उठ के जाना पड़ा है। आज के इस मौके के ऊपर क्या समझते हैं कि APC से पहले जो मुलाकात हुई मौलाना से, उस मुलाकात में मौलाना का जो मौक़िफ़ अभी माजी करीब में दिखाई दे रहा है आईनी तरमीम को लेके, क्या उस मौक़िफ़ में नरमी आई होगी मियाँ साहब की तरफ से बात किए जाने के बाद, या फिर वो अपनी बात पे अटल ही खड़े रहे हैं? क्या ज़रा बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने राना अजीम साहब का मुझे बताया, मुझे तशवीश हुई। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे, क्योंकि वो अभी आपने मुझे बताया कि प्रोग्राम से ही उठ के गए हैं। तो जो सवाल आपका है, देखिए नासिर शाह साहब ने बड़ी तफसील से उसकी बात कर दी कि आज की APC सदर साहब ने, सदर राशिद जरदारी साहब ने बुलाई थी और इसमें किसी का कोई सियासी इख्तलाफ वाली बात नहीं थी। एक ऐसे मकसद के लिए कि पूरे मुस्लिम उम्मा इस पे एहतजाज कर रही है और फ़लस्तीन में जो सूरत हाल हो रही है, और अभी बढ़ के आगे यमन और आगे ईरान, और सब इस जंग के गलबे में हारे हैं और बड़े मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकलीफ़ हो रही है, उनको शहीद किया जा रहा है और बच्चों को। और तो ये तो सब जानते, तो उनके एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए, उनको ये उनके सारी दुनिया इस वक्त बात कर रही है, पूरी दुनिया, यूरोपियन ममालिक में और अमेरिका में जो अवाम की लॉबी है, वो अवाम तो पूरा फ़लस्तीन के लोगों के साथ है और ये जंग को बंद करवाना चाहते हैं। हर जगह से पूरी आवाज़ें उठ रही हैं। नासिर हुसैन शाह साहब जिस तरीके से फेडरल मिनिस्टर हैं शेख साहब कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि आईनी तरमीम है क्या। यहाँ पे हो रहा है डिस्कशन, और मैं अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है। हम तो मिसाक जमहूरियत में जो चीजें थी उन्हीं की बात कर रहे हैं। फिर हमारा जो मंशूर है, जो इलेक्शन में भी हमने दिया, उसमें भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं या उनका तरीक़ेकार है, दीगर चीजें हैं, वो सब उसमें वजाहत से हैं।
कुछ इस तरह के जरूर पॉइंट्स होंगे जिस पे हमें तहफुजात हैं, जिनके लिए डिस्कशन होगा और वही बात लाई जाएगी, सब मुत्तफिक होंगे। तो मैं वो उम्मीद हूँ कि बहुत जल्द इन चीज़ों पे अमल हो जाएगा और फिर वो मुख्तलिफ जो स्पेकुलेशंस आ जाती हैं कि जी वो मिसपरसेप्शन जो है कि जी ये पर्सनल स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी की मुशावरत शामिल की जाएगी और मुशावरत के बाद जिस बात पे इत्तफाक किया जाएगा उसी को ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। पर्सन स्पेसिफिक कुछ नहीं होगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रोशनी में सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब और कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।